हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज इज़ पावर। आज का टॉपिक है हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। सबसे पहले बात आती है नामकरण की। इसका नामकरण जो है महाकाव्य और पुराण के अनुसार भारतवर्ष रखा गया है। भारतवर्ष अर्थात भरत का देश। ये भरत का देश ये वही भरत है जो राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला का पुत्र था। अर्थात इसके निवासियों को भारती या भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है, वहीं मुस्लिम इतिहासकार ने भारत को हिंदुस्तान कहा है। अब आते हैं धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ पे। इसके स्रोत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथों में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, अन्य जैन साहित्य की चर्चा की है, जिसमें वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, अरण्यक के बारे में बताया गया है। वहीं ऐतिहासिक ग्रंथ में कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र, कल्हड़ के द्वारा लिखी हुई राजतरंगिणी, अली अहमद के द्वारा लिखी हुई चचनामा, पढ़नी के द्वारा लिखी हुई अष्टाध्यायी, कात्यायन के द्वारा लिखी हुई गार्गी संहिता, महाभाष्य जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ है, यह ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। अब आते हैं वेद। वेद का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ ही वेद है, जिसके संलग्नकर्ता हैं महर्षि कृष्ण, द्वापायन, वेद व्यास। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, जिसका विभाजन 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाओं में किया गया है, जिसमें इंद्र की 250 ऋचाएँ हैं, अग्नि की 200 ऋचाएँ हैं, और ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उनको होत्र कहा जाता था। इसकी जानकारियाँ आर्यों की राजनीतिक प्रणाली में मिलती हैं। वहीं विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल है, जिसका गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है। वहीं 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, जिसे खेल भी बोला गया है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। वहीं 10वां मंडल चातुर्य वर्ण समाज के बारे में बताया गया है। इस चातुर्य वर्ण समाज में 4 वर्णों का विवरण दिया गया है, जो कि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वहीं धर्मसूत्र में इनके कर्तव्यों का वर्णन भी किया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसका मतलब ये है, प्राचीन इतिहास में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब आते हैं सामवेद गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को उद्धृत बोला जाता है। अब आते हैं यजुर्वेद। वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन इसी में किया गया है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु बोला जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह गद्य और पद्य दोनों में है। अब आते हैं अथर्ववेद। सबसे आखिरी में रचित वेद है। इसके रचयिता अथर्व ऋषि हैं, जिस वजह से इसे अथर्ववेद भी बोला जाता है। इसमें निम्नलिखित जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे रोग निवारण, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, विवाह आदि। वहीं मनुष्य के विचार, विश्वास और अंधविश्वास के बारे में बताया गया है। इसी में सवा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रों के बारे में भी बताया गया है, और यहाँ पे कन्या के जन्म की निंदा भी की गई है। वेदांग सूत्र साहित्य।
अर्थात वेदांग को समझने के लिए वेदों को समझने हेतु रचित वेदांग हैं, जिसकी संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये सभी आते हैं। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण ही पुराण है, जिसके रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा है। अधिकांश पुराण जो है वो संस्कृत में रचित हैं। पुराणों का जो पाठ करते हैं उन्हें हम पुजारी कहते हैं। स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं दी, हालांकि वे इसे सुन और पढ़ सकते थे। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें प्रमुख पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें सबसे प्राचीन आंध्र सातवाहन के बारे में बताया गया है। वहीं विष्णु पुराण, जिसमें मौर्य वंश की चर्चा की गई है। वायु पुराण में गुप्त वंश, ब्राह्मण पुराण में पुरु वंश, भागवत पुराण में श्री कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। इन सभी पुराणों में राजाओं की वंशावली का विवरण है। ब्राह्मण वेद, यज्ञ और कर्मकांड के विधान को ही ब्राह्मण वेद कहा गया है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित हैं। ऋग्वेद, जिसमें ऐत्रेय ब्राह्मण, सांख्यान और कौशिकी के बारे में बताया गया है। वहीं शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद में जैमिनीय ब्राह्मण, अथर्ववेद में गौपद ब्राह्मण की चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण ही वह ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी कहा गया है। अन्य वैदिक साहित्य, इसमें मैत्रिणी, स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति को मैत्रिणी कहा गया है। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष भी कहा गया है। मनुस्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसमें शुंग काल के बारे में बताया गया है। वहीं नारद स्मृति में गुप्त युग की जानकारी दी गई है। अब आते हैं बौद्ध साहित्य में जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, जिसको पाली भाषा में लिखा गया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र बतलाया गया है। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। प्रमुख साहित्य में भगवती सूत्र है, जिसमें स्वामी महावीर के जीवन कृत्य के बारे में बताया गया है। वही कल्पसूत्र, जैन धर्म के जो प्रारंभिक इतिहास है उसकी जानकारी कल्पसूत्र में मिलती है। इनके 12 अंग में इन्हें विभाजित किया गया है। ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र आता है, जिसके लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके विषय में मौर्यकालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है। इसकी संरचना में 15 अधिकरण मतलब 15 भाग और 180 प्रकरण, 180 पाठ हैं और इसकी भाषा संस्कृत है। राजतरंगिणी, जो कि कलहट के द्वारा लिखी हुई है, इसकी भाषा भी संस्कृत है और इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का पहली बार प्रयास राजतरंगिणी में किया गया है, जो कि कलहट के द्वारा लिखी हुई है। चचनामा, अली अहमद के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है चचनामा। इसका विषय अरबों का सिंध पर विजय है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे पहली बार आक्रमण किया था, अर्थात सफल आक्रमण, उसी पर यह पुस्तक लिखी हुई है, जिसका नाम है चचनामा। इसकी भाषा फारसी है। वहीं अष्टाध्यायी, जो कि पढ़नी के द्वारा लिखी हुई है, इसमें संस्कृत व्याकरण के बारे में बताया गया है, जो कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। इसका विषय मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी को बतलाता है। अब आता है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता की लेखक हैं कात्यायन, जिन्होंने ज्योतिष और भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों की जानकारी भी दी है। महाभाष्य, पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे पतंजलि, उनके द्वारा महाभाष्य लिखा गया है, जिसमें शुंगो वंश की जानकारी दी गई है। अब आते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें पहले यूनानी और रोमन लेखक आएंगे, सेकंड चीनी लेखक, तृतीय अरबी लेखक, चतुर्थ अन्य लेखक। यूनानी रोमन लेखक, जिसमें प्रमुख लेखक हैं टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस।
टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। मतलब इसने कुछ ऐसी कहानी बताई जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते। अब आते हेरोडोटस, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है और यही मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार में आने के बाद इसने पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका, जो कि मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी बताता है। डाइमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत है ये, और बिंदुसार के राज दरबार में ये आया था। डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलेमी फिलेडेल्फस का ये राजदूत है, जो कि अशोक के दरबार में आया था। टॉलेमी दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक इसी के द्वारा लिखी हुई है। प्लिनी, इसकी पुस्तक का नाम है नेचुरलिस्टिक। इसमें भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी दी हुई है। अब आते हैं पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इसका लेखक का नाम आज तक पता ही नहीं चला है, इसीलिए इसे अज्ञात बोला गया है। 80 AD में के समय में भारतीय बंदरगाहों की जानकारी इस पुस्तक में दी हुई है। सिकंदर के साथ आने वाले सिक्कों में नियाकस, आनेसिक्रिटस, अस्टेबोलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। अब आते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक में प्रमुख जो है वो है फाहियान, शेंगुयान और हेनसांग। फाहियान गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। उन्होंने यहाँ पे फूगोजी नामक पुस्तक लिखी, जो कि बौद्ध राज्यों का अभिलेख है। उसमें इनने जानकारी गुप्त काल, विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति का विवरण दिया है। मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्धि का प्रतीक इन्होंने अपनी पुस्तक में बतलाया है। अब आते हैं शेंगुयान। यह 1518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अब आते हैं हेनसांग। हेनसांग की जर्नी 629 AD से 645 AD तक रही। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और 15 वर्ष तक यहाँ पर रहा था। इसकी पुस्तक है सीयू की, जिसमें इसने हर्षकालीन व्यवस्था का विवरण दिया गया है और उसी के साथ 138 देशों का विवरण भी बताया है। विशेष बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में इसने खुद पढ़ाई भी की है और पढ़ाया भी है, मतलब अध्ययन और अध्यापन का कार्य दोनों किया है। इसके समकालीन कुलपति आचार्य शीलभद्र रहे हैं। अब आते हैं इत्सिंग। 7वीं शताब्दी के अंत में यह भारत आया हुआ एक चीनी यात्री और अनुवादक है, जिसने जानकारी समकालीन भारत, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया है। अब आते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक में प्रमुख लेखकों के नाम में अल-बलूनी और इब्न बतूता के बारे में बताया गया है। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक है अल-बलूनी, जिसने अपनी किताब उल हिंद तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज लिखी है, जिसकी भाषा अरबी है। इसमें 80 अध्याय दिए गए हैं, जिसमें इसने धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान के बारे में बताया गया है। वहीं भारत में हो रहे समाज, तंत्र मंत्र की जानकारी दी गई हैं और उस समय पे जो राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां हैं उनका विवरण भी इसने अपनी किताब तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज में बताया है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एवं मोरक्को यात्री है, जो लेखक और खोजी भी है। इसने अपनी पुस्तक लिखी है। पुस्तक ही इसकी यात्रा वृत्तांत जो कि है रहला, जो कि अरबी भाषा में प्रकाशित है। इसकी जानकारी 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों में दी गई हैं। इसने दिल्ली सल्तनत की जानकारी अपनी किताब रहला में लिखी है। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश बना दिया था। अन्य लेखक में तिब्बती लेखक आते हैं
जिसमें तारानाथ का नाम आता है। इनकी पुस्तक का नाम है कंगयूर तंगयूर। वहीं मार्को पोलो जो कि 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा करने आए थे और यह इटली के यात्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में पांड्य इतिहास की जानकारी दी है। अब आते हैं पुरातत्व संबंधी स्रोत, जिसमें अभिलेख, स्तंभलेख और सिक्कों और अन्य के बारे में बताया गया है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा गया है। महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभलेख। अभिलेख में आता है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि एक तिथि रहित अभिलेख है। मतलब इसमें उस टाइम का सन या फिर ईयर बोल सकते हैं, वो लिखा नहीं हुआ है। इसके शासक रहे कलिंग राजा खारवेल, जिसमें जानकारी के रूप में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख जो गिरनार गुजरात में मिला है, इस समय शासक रुद्रदामन थे। नासिक अभिलेख शासक गौतमी वल्लरी। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसमें समुद्रगुप्त का नाम आता है। ऐहोल अभिलेख, इसमें पुलकेशिन द्वितीय का नाम आता है। और मंदसौर अभिलेख, इसमें मालवा नरेश यशोवर्मन का नाम आता है, जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं ग्वालियर अभिलेख, जिसमें प्रतिहार नरेश भोज का नाम आता है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, इसमें स्कंदगुप्त के शासनकाल में होने वाले भारत पर होने वाले हूण आक्रमण के बारे में बताया गया है। वहीं देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के बारे में। और वेशनगर जिसे अब विदिशा बोला जाता है, वहीं पे गरुड़ स्तंभ में हेलियोडोरस मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण गरुड़ स्तंभ में दिया गया है, जिस समय पे शासक हेलियोडोरस भारत आया था। वहीं एरन अभिलेख, ये भानुगुप्त का अभिलेख है, जिसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य पाया गया है। एशिया माइनर बेजोइक अभिलेख, ये कुछ नथिंग सो इम्पोर्टेंट। सिक्के और अन्य प्राचीनतम सिक्के, इसमें आहत सिक्के आते हैं, जिसमें कांषाण पंचमार्क सिक्के आते हैं। धातु के टुकड़े पर विशेष थप्पा लगाकर ये सिक्के निर्मित किए जाते थे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख यवन शासकों का पाया गया है। वहीं समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण भी मिल चुका है। वहीं अरिकमेडु पांडुचेरी के निकट से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि रोम के साथ अपने संबंध थे। अब पढ़ते हैं प्रौढ़ ऐतिहासिक काल। प्रौढ़ ऐतिहासिक काल में भी 3 भाग में विभाजित है, जिसमें पहला आता है प्रौढ़ ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रौढ़ ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लेखन कला ही नहीं है, अर्थात लिखे हुए कुछ भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, और इसे ही पाषाण काल भी कहा गया है, स्टोन एज कहा गया है। वहीं आदि प्रागैतिहासिक काल लेखन परंतु अपठनीय, और यह वो काल है जहाँ पे लिखाई मिली तो हुई है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला गया है। वहीं ऐतिहासिक काल में पठनीय लेखन है, और ये वैदिक काल से प्रारंभ होता है। पठनीय लेखन मतलब यहाँ पे लेखन मिला है, जो कि वैदिक काल से ही प्रारंभ होता है। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। साक्ष्य ज्ञानी मानव को क्या बोला गया है? होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। भारत का प्राचीनतम मानवाकपि श्वेत गिवेन आसाम में पाया गया है। वहीं भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी पर पाया गया था। रॉबर्ट ब्रसफोर्ड ने भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। उन्होंने इसमें पुरापाषाण औजार के रूप में पत्थर इन्हें मिला था। वहीं प्रथम पुरापाषाण कलाकृति पल्लवरम तमिलनाडु में मिली है। भारत का प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो है, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब आते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल है, जिसको 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला आता है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में मानव को आखेटक संग्रह कहा गया है। वहीं उसी समय इन्होंने आग का आविष्कार भी किया है।
पाषाण काल। नवपाषाण काल वह काल है जब पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए के बाद कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि के साथ ही इन्होंने स्थायी निवास प्रारंभ किया। स्थायी निवास के साथ ही इन्होंने पशुपालन प्रारंभ किया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले कुत्ता को अपना प्रथम पालतू जानवर बनाया। कृषि और औजार, इसमें आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, जो कि तांबे से बने हुए थे। इस तांबे से बने हुए में सबसे पहले आता है लकड़ी, जो कि प्रथम औजार था। इसका साक्ष्य अतिरेपक्कम तमिलनाडु में किया गया है। वहीं प्रथम फसल में गेहूं और जौ है, जिसके साक्ष्य मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में किए गए हैं। वहीं अन्य फसलों में चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में मिले हैं। बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृतियां और पूर्व हड़प्पा स्थल को बताया गया है, जैसे मालवा में काला तथा लाल बर्तन मिले हैं। वहीं बुरझोम में धूसर बर्तन मिले हैं। वहीं जोखे में लाल रंग के बर्तन मिले हैं। दक्षिणी नवपाषाण में चमकीला धूसर बर्तन मिले हैं। वहीं भी पूर्वी नवपाषाण काल में भूरा लाल बर्तन मिले हैं। वहीं जारवा संस्कृति में ताम्र पाषाण संस्कृति के मिले हैं। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया। अर्थात वैज्ञानिक आधार पर पहली बार भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया। अब पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 2400 से 1700 BC के मध्य विकसित की गई है, जिसमें नगरीय आद्य प्रागैतिहासिक काल और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके मुख्य निवासी द्रवण और भूमध्य सागरीय थे। नामांकन और खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1981 में रावी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। वहीं राखल दास बनर्जी ने 1922 में सिंध के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। मेसोपोटामिया के पास कुछ अभिलेख मिले हैं। उसी अभिलेख को मेलुआ शब्द से परिभाषित किया गया है। अब आते हैं विस्तार। उत्तर में इसका विस्तार मांदा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी तक है। वहीं पश्चिम में सुद कागेडोर बलूचिस्तान दशक नदी तक है। दक्षिण में दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र गोदावरी नदी तक है। वहीं पश्चिम में आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार फैला हुआ है। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। एक नगरीय सभ्यता, यहाँ पे एक नगरीय सभ्यता में 6 बड़े शहर आते हैं, जो कि है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, जिसमें लिपि में भाव चित्रात्मक लिपि बताई गई है, जो कि दाएं से बाएं जाती है और इसे आपटनीय भी बोला गया है। आपटनीय बोला गया है मतलब अपन इसको आग प्रागैतिहासिक काल के रूप में कह सकते हैं। प्रमुख स्थान में हड़प्पा आता है, जो कि रावी नदी के पास है। इसके उत्खननकर्ता को दयाराम शाहनी एवं माधव स्वरूप वत्स हैं, जिन्होंने वर्ष 1981 में इसकी खोज की थी। यह हड़प्पा पाकिस्तान का मोंटगोमरू जिला में स्थित है। यह आप सब पढ़ लीजिएगा, नथिंग सो इम्पोर्टेंट, पर एक बार देख लीजिएगा। ये आते हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब आते हैं सभ्यता व उनकी खोजकर्ता के साथ वर्ष। दयाराम शाहनी ने 1981 में मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में रावी नदी के पास हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। वहीं रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई है, जो कि पंजाब जिला में आता है, सतलुज नदी के पास। वहीं बनवाली रविंद्र सिंह वशिष्ठ के द्वारा लिखी हुई है, हिसार, जो कि हरियाणा में आता है, रंगोई नदी के पास। वहीं आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा
खोज की गई है मेरठ उत्तर प्रदेश में, जिसके पास हिंडन नदी है। वहीं कालीबंगा बीबीलाल एवं बी के थापर हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान में पड़ता है, घंगर नदी के पास। वहीं लोथल रंगनाथ राव काठियावाड़ गुजरात, मादर नदी के पास। वहीं धौलावीरा रविंद्रनाथ बिष्ट कच्छ गुजरात। और मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी 1922 लड़काना जिला पाकिस्तान, सिंधु नदी। वहीं चनहूदड़ो गोपाल मजुमदार सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंधु नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता के संस्कृति के प्रमुख स्थल। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनकी विशेषताएं। नगरीय विशेषता, यह इन विशेषता में ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर हैं। सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था भी इसमें है। पक्की एवं अलंकृत ईंटों से घर बनाए गए हैं, जिनका प्रयोग कालीबंगा में ज़्यादा किया गया है। वहीं घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खोलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खोलते थे। शहर उच्च और निम्न वर्ग में वर्गीकृत है। वहीं उच्च भाग जो है किलाबंद होता था। अपवाद में कालीबंगा ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर दोनों भागों में किलाबंदी की गई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड है, जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। कृषि और पशुपालन में जुते हुए खेत कालीबंगा में पाए गए हैं। वहीं प्रमुख फसल के रूप में गेहूं और जौ, लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार में अधिशेष उत्पादन किया जाता, मतलब अतिरिक्त उत्पादन किया जाता था। वहीं ये उत्पादन विकसित कृषि के द्वारा होता था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीन इमारत है, अर्थात मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पाई गई है। अब आते हैं पशुपालन में बैल और भैंस का पशुपालन किया गया है। वहीं घोड़े के प्रमाण सुतकोटदा कालीबंगा और लोथल से मिलते हैं। धार्मिक विशेषता में इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। मंदिर के अवशेष नहीं है। मातृ देवी और उर्वरता देवी की इसमें पूजा की गई है। मातृ देवी अर्थात यह समाज कौन था? मातृ सत्तात्मक, मतलब यहाँ पे माता का आज्ञा का पालन किया जाता था। वहीं वृक्ष पूजा और शिव पूजा के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। कुंवर वाला शाण का ये चित्र आप देख सकते हैं। वहीं मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाला पुजारी भी मिला है। पशुपतिनाथ की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसके चारों ओर गांधी, हाथी, गेंडा, चीता और भैंस दिखाए गए हैं। वहीं कालीबंगा में अग्निकुंड, स्वास्तिक चिन्ह जो कि सूर्य की उपासना के लिए बताया गया है। वही समाधान प्रक्रिया में शवों को जलाना मोहनजोदड़ो में जाया था। शवों को दफनाना हड़प्पा में किया जाता था। युगम में समाधियाँ लोथल और कालीबंगा में पाई गई है। यातायात में लोथल और सुरकोटदा से बंदरगाह है। बैलगाड़ी, भैंसगाड़ी और समाज में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति चलती थी। मोहनजोदड़ो से कांस्य मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी पाई गई है। अब आते हैं जीवन शैली में लोथल और चनहूदड़ो में मनके का कारखाने पाए गए हैं। वहीं सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र भी पाए गए हैं। पाशा और शिकार जैसे मनोरंजन कार्य उस समय किए जाते थे। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन भी इनकी जीवन शैली में आते हैं। वहीं ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। यहाँ पे तलवार की साक्ष्य नहीं है, अर्थात यह कह सकते हैं कि यह शांतिपूर्ण समाज था। वहीं व्यापार में मोहर प्रयोग किया जाता था, जिसमें हड़प्पा की मोहर पर एक शंगु पशु का चित्र आकृतिकृत है। वहीं इसके मापन की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। विदेशी व्यापार में तांबा का व्यापार खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान तक बताया गया है। वहीं चांदी का अफगानिस्तान, ईरान तक, सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान,
10 अफगानिस्तान ईरान, लाजवार्द मेसोपोटामिया, शीशा ईरान। शासन संभवतः वाणिज्य बढ़, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था, अर्थात सैंधव सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ ही था। वहीं पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है। वहीं स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए हैं। वहीं आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था और सबसे बड़ी साइट जो है वो राखी गढ़ी है, जो कि कहाँ पे हरियाणा में है, और मोहनजोदड़ो जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। स्थान और साक्ष्य एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्थान और साक्ष्य मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, यहाँ पे सबसे बड़ा अन्नागार पाया गया है, यहाँ स्नानगार भी पाया गया है, पशुपतिनाथ की मोहर भी पाई गई है, नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो कि कांसे की है, सबों को जलाने के यहीं पे साक्ष्य मिले हैं, यहीं पे दाढ़ी वाले पुजारी के साक्ष्य भी मिले हैं। वहीं हड़प्पा में एक शंभु पक्षी वाली मोहर मिली है, मातृ देवी की यहाँ पे प्रतिमा मिली है, जिससे यह कहा जा सकता है कि मातृ सत्तात्मक समाज था। वहीं कालीबंगा में अग्निकुंड मिला है, चूड़ी कारखाना मिला है, चूड़ी कारखाने के साक्ष्य मिले हैं, युगम समाधि मिले हैं, जुते हुए खेल मिले हैं और अलंकृत ईंटें मिले हैं। वहीं सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। लोथल में बंदरगाह के अवशेष मिले हुए हैं, जिसे सिंधु घाटी का मानचेस्टर भी कहा जा सकता है। धान और घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे अग्निकुंड भी मिला है, युगम समाधियाँ मिली हैं। युगम समाधि का मतलब होता है इकट्ठे एक साथ समाधि पाया जाना, मतलब दो लोगों की समाधि कह सकते हैं। मन के बनाने का यहाँ पे कारखाने के साक्ष्य भी मिले हैं। वहीं धोलावीरा गुजरात में बांध और जलाशय स्टेडियम भी पाया गया है।